Hello everyone, welcome back for the unit number 4 of class 11th in FMM. Okay, so now we have to start with this unit, and this unit is now ETF, debts and liquid fund. हमने अभी तक म्यूचुअल फंड के बारे में समझा, ठीक है। म्यूचुअल फंड के ही टाइप की चीज है। सो व्हाट इज ETF, व्हाट इज डेट एंड व्हाट विल बी द लिक्विड फंड, ठीक है। समझते हैं इन चीजों को। क्या है ETF से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ETF। ETF क्या है? Exchange traded funds are the mutual fund units which investors buy and sell from the stock exchange। क्या बोलना चाह रहा है सर? ये कह रहा है कि ETF इस तरीके के म्यूचुअल फंड यूनिट हैं, आप जब चाहे स्टॉक एक्सचेंज से जाके खरीद सकते हो, बेच सकते हो, एज अगेंस्ट अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड यूनिट वेयर इन्वेस्टर बाय एंड सेल थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टली फ्रॉम एएमसी। नॉर्मली म्यूचुअल फंड यूनिट में क्या होता है कि आपको जाके एएमसी के थ्रू परचेज करना होता है या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू परचेज करना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। आप एएमसी या डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं परचेज कर रहे हो, आप जा रहे हो स्टॉक एक्सचेंज पे और डायरेक्टली परचेज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ETF एज अ कॉन्सेप्ट इज रिलेटिवली न्यू इन इंडिया। ये इंडिया में न्यू कॉन्सेप्ट है। ओके, इट वाज ओनली इन अर्ली 90s दैट द कॉन्सेप्ट गेन इन द पॉपुलैरिटी इन यूएसए। यूएसए में इसे पॉपुलैरिटी थोड़ी सी ज्यादा मिली अर्ली 90s में, ठीक है। इंडिया के लिए थोड़ा सा नया है। क्या है, कैसे है, अभी अपन इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। जल्दी समझ में आ जाएगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ETFs has relatively lesser cost as compared to the mutual fund scheme। क्या ना, देखो ऐसा यहाँ थोड़ा सा महंगा नहीं पड़ता, ये सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में थोड़ा एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है, यहाँ थोड़ा खर्चा कम लगता है। कैसे, देखते हैं, समझते हैं। दिस इज लार्जली ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ ETF, क्योंकि वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ हमारे जो चार्जेस हैं, जो पैसा है इन्वेस्टर का, वो थोड़ा कम लगता है, ठीक है। So while in case of mutual fund scheme, AMC deal directly with the investor and distributor। देखो यहाँ क्या होता है, वैसे अपन म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर AMC जो है वो इन्वेस्टर से नॉर्मली डील कर रही होती है ना। तो AMC और इन्वेस्टर के बीच में डील होती है। हो सकता है कि आप ओपन एंडेड में काम कर रहे हो, क्लोज एंडेड में, ऑब्वियसली दोनों में अलग अलग बातें होंगी, बट AMC का इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टर के साथ होता है, ठीक है। The ETF structure is such that the AMC does not have deal directly with the investor and distributor। मतलब AMC और इन्वेस्टर डायरेक्टली एक दूसरे के सामने आएंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ बीच में कोई और पर्सन आ जाएगा जिसकी वजह से इन दोनों को मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या होगा जरा समझते हैं। कहते हैं it insists issue units for few designated large participant who are also called authorized participant। क्या बोल रहा है? कहता है इट इंसिस्ट इशू यूनिट्स टू फ्यू डेजिग्नेटेड लार्ज पार्टिसिपेंट। ये लोग क्या करते हैं, एएमसी इस बार क्या करेगी, बीच में कुछ एक ऑथोराइज पार्टिसिपेंट, जो क्लियर वर्ड आएगा अपने से आगे देखेंगे, ये इनको दे देती है और ये लोग इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं, ठीक है। तो इट इंसिस्ट इशूड यूनिट टू द फ्यू डेजिग्नेटेड लार्ज पार्टिसिपेंट हु आर आल्सो कॉल्ड ऑथोराइज पार्टिसिपेंट, ठीक है। एक बार समझते हैं कौन ऑथोराइज पार्टिसिपेंट। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली देखना चाह रहे हैं कि ये हमारे निपॉन इंडिया के कुछ चेक करना चाह रहे हैं हम कि कौन है इनके पार्टिसिपेंट। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। यस, सी इन निपॉन इंडिया ETF, ईस्ट इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड, ईस्टी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिक सिक्योरिटी लिमिटेड, ये लोग कौन है? ये लोग ऑथोराइज पार्टिसिपेंट है। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है दीज आर ऑथोराइज पार्टिसिपेंट ऑफ व्हाट, निपॉन इंडिया ETF, ठीक है। ऐसे हर ETF के अंदर कुछ ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो है वो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स को सेल कर देते हैं और ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स जो है वो इन्वेस्टर को सेल करते हैं, ओके। यस, so who are also called authorized participant, we have seen some examples, वो in turn act as the market maker of ETFs। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट मेकर हैं ETF के, ओके। Now authorized participant provide two-way quotes for ETF on the stock exchange which enable investor to buy and sell the ETF at the given point of time when the stock market are open for trading। सिंपल चीज क्या की, बोले जब मार्केट ओपन होगा उस टाइम आप कभी भी जाके बेच और खरीद सकते हो, ठीक है। सो ETF therefore trade like stock। बिल्कुल स्टॉक की तरह आप इसमें डील कर सकते हो। बाइंग एंड सेलिंग ETF is similar to buying and selling shares on the stock exchange। प्राइजेस आर अवेलेबल ऑन रियल टाइम। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आपको पूरे दिन में एक प्राइस मिलेगा, ठीक है। ये रियल टाइम पे चेंज होते रहेंगे।
ETF can be purchased through a stock exchange broker just like one would buy or sell some shares. ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से डील होगा. Now due to these lower expenses, tracking error of ETF is usually low. और यहाँ ट्रैकिंग एरर जो है ये हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, बट ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि ट्रैकिंग एरर का यहाँ पे क्या यूज है. इंडेक्स मान लो 16% की रिटर्न दे रहा है, ठीक है, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आपको जो है वो 15% की रिटर्न दे रही है. ऐसा क्यों सर? क्योंकि इंडेक्स जो है वो बता रहा है कि अगर आप 100 रुपये डालोगे तो 16% आपको रिटर्न मिलेगी. पर आप 100 रुपये डायरेक्ट तो डाल नहीं रहे हो. आप अगर कह रहे हो, आप कह रहे हो सर मैं म्यूचुअल फंड को दूंगा. म्यूचुअल फंड क्या करेगा? म्यूचुअल फंड पूरे 100 रुपये इन्वेस्ट करके जरूरी नहीं है, उसके बाद उसको अपना कुछ कैश भी कैरी करना पड़ता है. तो अगर ऐसा हुआ कि उसको अपना कुछ कैश कैरी करना पड़ रहा है म्यूचुअल फंड को, तो हो सकता है वो 5 रुपये अपने पास रख के बैठा है, बाकी 95 ही उसने इन्वेस्ट किए हैं. अब 95 अगर उसने इन्वेस्ट किए हैं तो उस कंडीशन के अंदर अब वो मान लो 16% अर्न भी कर ले, ठीक है, तो 16% अगर वो अर्न करता है तो उस सिचुएशन में ये किसी भी कंडीशन में पूरा पैसा नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 95 का 16% अगर आप लेते हैं तो कितना आएगा? जैसे 100 का 16% अगर इंडेक्स के हिसाब से हम कह रहे थे तो 16 रुपये हम कमाएंगे इसके ऊपर. लेकिन अब जब 95 का 16% आप ले रहे हैं तो कितना आएगा? तो देखो 95 का 16% मतलब 5 रुपए का 16% जो है वो कम हो जाएगा, अगर सिंपली अगर हम देखना चाहें तो 5 रुपीज का 16% होता है 0.8, है ना, तो 0.8 कम हो जाएगा, मतलब 15.2 ही आएगा. अच्छा, अब ये जो हमारा म्यूचुअल फंड है ये अपना कुछ खर्चा भी तो लेगा, ये भी तो अपनी कमीशन चार्ज करेगा. मान लो इसने यहाँ पे चार्ज कर लिया 0.2, ठीक है, 0.2% उन्होंने चार्ज कर लिया, तो अब हाथ में कितना आया? तो 15 ही तो आया. तो ये डिफरेंस नॉर्मली आप देखोगे तो इंडेक्स प्लस में बीच में मिलेगा, तो ये जो डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड ट्रैकिंग एरर. ठीक है, ओके. So tracking error is the acid test for the index fund or ETF. By design, the index fund or index ETF should only replicate the index return, and the difference between the returns generated by scheme or ETF and those generated by index is the tracking error. ये वही समझा रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है. ओके, नाउ assets in ETF. अगर हम ETF के अंदर assets की बात करें तो समझना, practically any asset class can be used to create a ETF. Globally, there are ETFs on silver, gold, and indices, etc. In India, we have ETF of gold indices such as Nifty 50 और Bank Nifty. ये indices हमारे यहाँ पे available है. Okay. Now, index ETF समझते हैं इसे. An index ETF is one where the underlying is an index. Underlying क्या है? Index. Index का ऊपर जाना नीचे आना. एक तरीके से अगर आपने कहा कि सर मैंने एक ETF खरीदा है, मान लो एक 100 रुपए का ETF खरीदा है आपने. अगर आपने 100 रुपए का ETF खरीदा है तो अब इंडेक्स जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपके ETF का प्राइस ऊपर जाएगा, जितना इंडेक्स नीचे जाएगा उतना ETF का प्राइस नीचे जाएगा. से निफ्टी 50, मान लो कि आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में से लगाया. Okay. So now the APs means authorized participant deliver the share comprising of Nifty in the same proportion as they are in the Nifty to the AMC and create ETF units in bulk. These are known as creation unit. समझ नहीं आया सर क्या बोलना चाहता है? समझना, देखो हमने कहा था कि AMC जो है वो डील किससे करेगी? ऑथोराइज पार्टिसिपेंट से. और ऑथराइज पार्टिसिपेंट जाके डील करेगा इन्वेस्टर से. लेकिन एक बात को समझना कि ऑथराइज पार्टिसिपेंट यहाँ पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स किसको बेच देगा? सर ये म्यूचुअल फंड यूनिट सारी की सारी बेच देगा ऑथराइज पार्टिसिपेंट को, लेकिन ये फ्री में तो नहीं बेचेगा, बदले में कुछ लेगा. तो बदले में वो क्या लेगा? तो ध्यान रखना, अगर ये हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडेक्स ईटीएफ की, तो इंडेक्स ईटीएफ में फॉर एग्जांपल ये निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ है, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स ईटीएफ में अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे ऑथराइज पार्टिसिपेंट इस एएमसी को जो निफ्टी 50 के शेयर्स आएंगे, जो भी पोर्टफोलियो बनेगा इससे, ये पोर्टफोलियो के शेयर्स बना के इसको देगा. समझना, इसको वापस से पढ़ रहा हूं मैं. द एपी डिलीवर द शेयर्स कंप्राइजिंग इन निफ्टी इन द सेम प्रपोर्शन एज दे आर इन निफ्टी. जिस प्रपोर्शन में निफ्टी में है उस प्रपोर्शन में बना के एएमसी को देंगे, टू द एएमसी, एंड क्रिएट ईटीएफ यूनिट्स इन बल्क एंड दीज आर नोन एज क्रिएशन यूनिट. यहाँ पे क्या हुआ कि एएमसी ने बोला, जो एपी से बोला, तो बोला म्यूचुअल फंड यूनिट जो है ना, ये मुझे आप बेसिकली बना के दो यहाँ पे क्या,
ETF यूनिट्स बना के दो, क्रिएट करके दो मुझे यहाँ पे यूनिट। तो इसका जो नाम रखा है वो क्रिएशन यूनिट। वंस एपी गेट्स दीज यूनिट्स, जब एपी को यूनिट्स मिल जाएंगी, दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू दीज यूनिट्स बाय ऑफरिंग बाय एंड सेल थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। उन्होंने तो इकट्ठे लिए, लेकिन अब वो पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ दे गिव टू वे कोड्स एंड बाय एंड सेल कोड फॉर इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल द ईटीएफ। टू वे कोड का मतलब क्या है? बाय प्राइस अलग होगा, सेल प्राइस अलग होगा, ठीक है। तो ETF therefore have to be listed on stock exchange। अब ETF को यहाँ पे लिस्ट कराया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझनी है। अब ये इंडेक्स है, इसको गोल्ड ETF के अंदर भी समझना पड़ेगा अपने को। गोल्ड ETF के अंदर जैसे अभी यहाँ पे निफ्टी 50 के शेयर्स दिए गए हैं, वहां आपको फिजिकल गोल्ड देना पड़ेगा। ऑथराइज पार्टिसिपेंट AMC को फिजिकल गोल्ड देगा और यूनिट क्रिएट कराएगा। दैट विल बी कॉल्ड गोल्ड ETF, ठीक है। गोल्ड ETF भी आगे हम समझने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई। See, an investor can approach to a trading member of NSE and enter into an agreement with the trading member। कैसे खरीद सकते हो आप? यहाँ पे ये बात चल रही है, कैसे आप बेच और खरीद सकते हो ETF। तो यहाँ पे कहता है कि आप क्या करो, आप अप्रोच कर सकते हो ट्रेडिंग मेंबर ऑफ NSE को, ठीक है, और एग्रीमेंट में जा सकते हो। एंड ट्रेडिंग मेंबर नाउ बाइंग एंड सेलिंग ETF रिक्वायर्ड इन्वेस्टर टू हैव अ डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। भाई सिंपल चीज है, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। द प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द बाइंग एंड सेलिंग शेयर। जैसे सेल और बाय करते हैं शेयर, वैसा ही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। द इन्वेस्टर नीड टू हैव अ सफिशिएंट मनी इन द ट्रेडिंग अकाउंट। आपके वहां पे वॉलेट में पैसा होना चाहिए। वंस दिस इज डन, इन्वेस्टर नीड टू टेल द ब्रोकर प्रिसाइजली हाउ मेनी यूनिट्स यू वांट टू बाय और सेल एट व्हाट प्राइस। जैसे आप शेयर्स का ऑर्डर करते हो, वैसे ही इसका भी ऑर्डर कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।